चलिए विद्यार्थियों, तो आज की इस हिंदी की क्लास में अपना नया टॉपिक रहने वाला है वर्ण विचार। वर्ण विचार ये बेटा हिंदी की पहली कड़ी है। इससे पहले मैं आपको हिंदी का सामान्य परिचय बता चुका हूँ, पहले आप जाकर वो पढ़िए। उसके बाद में हिंदी का प्रथम और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्ण विचार होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ण और यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है मैंने विचार। तो वर्ण के बारे में पढ़ना, वर्ण को समझना, वर्ण क्या क्या होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं और वर्ण का उच्चारण किस आधार पर होता है, इन सारी चीजों के बारे में समझना ही वर्ण विचार होता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ तो वर्ण को समझना, वर्ण के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई कि वर्ण के बारे में समझना, वर्ण के बारे में पढ़ना ही वर्ण विचार कहलाएगा। अब धीरे धीरे हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ वर्ण। क्या लगा देता हूँ कि वर्ण। अब वर्ण होता क्या है? वर्ण आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? भाषा की। तो मैं लिख देता हूँ एक, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। लेकिन परीक्षा में यह प्रश्न गलत हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है? क्योंकि वास्तविक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती? ध्वनि, जिसे हम लिख नहीं पाते। जो मेरे ये मुख से हवा निकल रही है और इसके द्वारा जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं या तो वर्ण बोले जा रहे हैं, उनको बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। लेकिन जब उन चीजों को हम निरूपित कर पाते हैं, यानी बोर्ड पर हो गया, पेज पर हो गया, लिख देते हैं, तो याद रखना भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी इकाई? लिखित इकाई। अभी समझ में नहीं आया, दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। वर्ण तो समझ गए, वर्ण विचार, वर्ण के बारे में पढ़ना, वर्ण को समझना ही वर्ण विचार कहलाता है। दोबारा बात कर रहा हूँ वर्ण की। वर्ण किसकी इकाई होती है? तो भाषा की इकाई होती है। इसकी? भाषा की। क्या होती है? सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई होती है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी इकाई भाषा की तो हो जाएगी ध्वनि। क्या हो जाएगी? ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? जो हमारे मुख से ये शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, जो हवा बाहर निकल रही है, इसे कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है ध्वनि। लेकिन अगर पूछ ली जाए वर्ण की स्पष्ट परिभाषा, तो वो होती है सबसे छोटी लिखित इकाई। किसकी? भाषा की। क्या होती है? वर्ण। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ण के प्रकार। किसकी? वर्ण के प्रकार या वर्ण के भाग की। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बहुत ही सिंपल है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। कितने हो गए? 33। तो इन दोनों को जब मैं मिला देता हूँ 11 प्लस 33 तो बराबर हो जाते हैं 44। 44 हो गए। ये हो जाते हैं टोटल क्या? वर्ण। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी एग्जामिनर हमसे गलत करवाता है। क्या करवाता है? परीक्षा में वो पूछता है कुल वर्ण। क्या पूछता है? कुल वर्ण। और ऑप्शन में वो देता नहीं है 44 और ऑप्शन में दे देता है वो 52। क्या दे देता है? 52। वास्तविक रूप में भाषा को परिपूर्ण करने के लिए, भाषा को पूरा समझने के लिए जो वर्णों की संख्या होती है वो टोटल होती है 52। कितनी होती है? 52। तो आप कहोगे सर ये 44 क्या है? ये बेटा शुद्ध वर्ण है। क्या है? शुद्ध वर्ण। देखो हम जब हम स्वर लिखते हैं तो ए आ ई लिखते हैं, लास्ट में अंग और अ नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो होते हैं अयोगवाक। इसी प्रकार जब हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन में हम अक्षर तरक्की और स्वर को नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन शुद्ध की बात करें तो ये 33 है व्यंजन, और शुद्ध की बात करें तो स्वर है 11। जब इन दोनों को शुद्ध चीजों को मिला देते हैं तो शुद्ध रूप से वर्ण कितने हो जाते हैं? 44। और इन्हीं का नाम है मानक वर्ण। क्या है? मानक वर्ण। जब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानक वर्ण कितने होते हैं तो 44 होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कुल वर्ण कितने हैं और ऑप्शन में अगर 52 है तो आपको 52 सही करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब कोई बच्चा कहेगा सर परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि कुल वर्ग कितने होते हैं और 52 ऑप्शन में हो ही ना, अगर 52 ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको 44 सही करना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 44 तो हमें समझ में आ गई कि 11 स्वर और ये हो गई 33 व्यंजन, लेकिन ये 52 कौन से होते हैं? तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो 11 तो अपने क्या हो गए? स्वर। और 33 अपने क्या हो गए? व्यंजन। अब स्वर की बात करें तो अ से लगाकर कहां तक है? ओ आउ तक। कहां तक? आउ तक। ये हो गए 11। कितने हो गए? 11।
अब मैं बात करूं अंग और अह की, अंग और अह की। वैसे ये स्वर नहीं है, लेकिन भाषा को परिपूर्ण करने के लिए, भाषा को पढ़ने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। अगर ये वाली चीज होगी ही नहीं, ये अनुस्वार होगा ही नहीं, तो मैं अंतर लिख पाऊंगा? मैं ये कंसन शब्द लिख पाऊंगा क्या? कंसन शब्द नहीं लिख पाऊंगा। ये अनुस्वार लगा है तभी तो मैं लिख पाया। हिंदी खुद शब्द नहीं लिख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि हिंदी में ये देख लो अनुस्वार लग रहा है, ठीक है ना। तो इन भाषा को पढ़ने के लिए इन चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो इनको जब भाषा को परिपूर्ण करेंगे तो इनकी भी आवश्यकता होगी। तो 11 ये और 2 ये कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब बात करूं मैं किसकी? व्यंजनों की। तो व्यंजन में आपने 33 तो पढ़े हैं, क से लगाकर ह तक। कहां तक हो गया? ह तक। उसके बाद में बात करें अक्ष, त्र, य और स्वर, कितने हो गए? 4। तो 33 + 4 करूंगा तो मैं हो जाएंगे ये 37। ठीक है। अभी भी देखो 52 नहीं हो रहे, 2 कम पड़ रहे। तो वो 2 कौन कौन से हैं? अढ़ और अढ़। ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब ड और ढ के नीचे नुक्ता लग जाता है, क्या लग जाता है? नुक्ता। इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। जब ड और ढ के नीचे नुक्ता लग जाता है तो इनका नाम हो जाता है उच्चित व्यंजन। क्या पड़ जाता है? उच्चित व्यंजन। क्या पड़ जाता है? उच्चित व्यंजन। तो इनको उच्चित व्यंजन क्यों कहते हैं, ये उच्चित व्यंजन क्यों होते हैं, ये चीजें मैं आगे आपका पढ़ूंगा इस टॉपिक में। थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि 52 क्यों होते हैं वर्ण। तो याद देख लो, 11 तो हो गए स्वर। क्या हो गए? 11 स्वर। और 2 हो गए अंग और ह। इनको बोलते हैं बेटा अयोग हुआ। मैं आगे विस्तार से पढ़ूंगा इनके बारे में, ठीक है ना। 2 हो गए अयोग हुआ। तो ये टोटल तो हो गए 13। 11 और 2 हो गए 13। और व्यंजनों की बात करूं तो 33 क से लगाकर ह तक, और उसके बाद में 4 अक्षर, त्र, य और स्र। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 2 हो जाएंगे अपने ये अढ़ और अढ़। ये ड और ढ नहीं है, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता। इसलिए इनको अढ़ और अढ़ पढ़ा जाता है। और ये हो जाएंगे 39। कितने हो गए? 39। अब देखो यहाँ पर है 39 और यहाँ पर है 13। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल हो जाएंगे 52। कितने हो जाएंगे? 52। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। जबकि अगर मानक वर्ण की, शुद्ध वर्ण की बात करें तो वो 44 ही होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से, ठीक है। तो मैं यही चर्चा कर रहा हूँ स्वर की, कि स्वर होता क्या है। उसके बाद में स्वर के बारे में मैं गहनता से पढ़ूंगा, ठीक है। अब बात करें स्वर की, तो स्वर किसका भाग है? वर्ण का। किसका? वर्ण का। तो मैं इसकी परिभाषा में जरूर दूंगा कि ऐसे वर्ण या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, स्वतंत्र रूप से लिखे जाएंगे। यानी इनको लिखने के लिए या बोलने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं अ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? अ। अब अ को लिखने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अ अपने आप में स्वतंत्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। जबकि बात करें व्यंजन की, व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन बेटा स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से ये नहीं बोले जा सकते हैं। अब आप कहोगे स्वतंत्र रूप से सब क्यों नहीं बोले जाते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय आपको पता है क्लास लगा कर गलत तक ये शुद्ध व्यंजन या कह सकते हैं हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं ना, ठीक है। तो क से लगाकर ह तक जब भी आप बोलोगे, जैसे मैं क का बता रहा हूँ, क बोलोगे, क बोलोगे तो पीछे भाई ध्वनि आ रही है किसकी? अ की। क आ रही है नहीं आ रही? इसी प्रकार जब आप क को लिखते हो, किसको लिखते हो? क को लिखते हो, तो भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? अ की आवश्यकता पड़ती है। ये इस अ के बिना ये क परिपूर्ण यानी पूरा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इस क को लिखने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? अ पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसका मतलब ये आजाद है क्या? नहीं है। और आजाद नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे, ये स्वतंत्र नहीं होंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण के बारे में पढ़ना या वर्ण का अध्ययन करना ही वर्ण विचार है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन याद रखना वर्ण लिखित इकाई होती है। कैसी होती है? लिखित इकाई। सीधी प्रश्न पूछते भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को हम लिखते नहीं है, केवल उच्चारित होती है। और लिखित इकाई पूछ ले तो अपने वर्ण। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते? 11 और व्यंजन कितने होते? 33। तो टोटल मिलाकर कुल शुद्ध वर्ण कितने हो गए अपने?
44। अब बात करें कुल वर्ण की, ये तो हो गई शुद्ध या मानक वर्ण। अब कुल की बात करेंगे तो हो जाएंगे कितने? 52। 52 में कौन कौन से? 11 स्वर, 2 अंग और ह। 11 और 2 13। उसके बाद में 33 की बात करें तो कष्ट लगा तक ये व्यंजन, और उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन और 2 ये उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, टोटल में मिलाकर हो गए 39, और 39 और ये 13 जोड़ेंगे तो अपने 52 हो जाएंगे। इसलिए हिंदी भाषा में कुल वर्ण 52 होते हैं, जबकि मानक होते हैं कितने? 44। उसके बाद में हमने पढ़ा वर्ण के जो भाग है 2, व्यंजन और स्वर। स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में गहनता से।